नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और क्या बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इस तरह के ग्रीटिंग के माध्यम से मैं आपको सुबह प्रातःकाल का नमस्कार करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो सुबह का जो वीडियो होता है वो स्पेशली क्या होता है कि संपादकीय से रिलेटेड होता है। आप तमाम तरह की किताबें खरीदते हैं, उसके बाद जो कंटेंट होता है इसी को वहाँ पे रखा जाता है। पर कह सकते हैं ये चीज़ें भी वहाँ पर नहीं मिलती हैं, उसमें भी कुछ एडिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप डेली न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल का मतलब होता है जो मुख्य पृष्ठ का जो विचारात्मक जो भाग होता है, जो अंश होता है, यदि आप उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं तो आपको किसी अन्य प्रकार की किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और बात मानिए मेरी, यदि आप चाहते हैं कि मैं धारा प्रवाह शैली जैसा बोल पाऊँ, लोगों के बीच में किसी भी आर्ग्यूमेंट पे मैं जवाब दे सकूं, उनके सवालों का जवाब दे सकूं, तो आपको एक अपने रूटीन जो जीवन में ऐसे तमाम तरह की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले उन वाक्यों की तरफ चलते हैं जिनमें वो क्षमता और कुवत होती है कि आपको मोटिवेट कर सके। और एक चीज़ और दोस्तों, GS स्टडी 94 के नाम से हमने टेलीग्राम बनाया है किसी के सुझाव पर। तो आप उसे वहाँ पर जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम ये टेलीग्राम जो भी है यूज़ कर रहा हूँ, और उससे संबंधित जो भी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाके बोल दीजिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, लिखा, बुजुर्गों की उपेक्षा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। आपको पता है कि जो बुजुर्ग होते हैं परिवार के, ठीक है, उनके द्वारा ही एक कल्चर, एक संस्कृति का विकास होता है। ठीक है, यदि हम उनको उपेक्षा का मतलब होता है दोस्तों तिरस्कार, तिरस्कार का मतलब होता है अपमान। परिवार में जो भी लोग बुजुर्ग हों, यदि आप उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं, उनको हमेशा उपेक्षा करते हैं, मतलब उनका अनादर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य पर, आने वाले कल पे, या फिर आप अपने जीवन पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि वो अगर यदि आपको किसी प्रकार से किसी चीज़ के लिए डांट रहे हैं, माँ बाप हो, चाहे आपके बुज़ुर्ग हो, दादा दादी, तो कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी जी चुके हैं बच्चों, जो हम जी रहे हैं। उन्होंने उस समय उस पीढ़ी को पीछे छोड़ दिया है, और जो उन्होंने गलतियाँ किया है फिर, या फिर जो समाज से उन्होंने सीखा है, वो ये सोचते हैं कि जो मेरा बच्चा हो उसे किसी प्रकार की इस तरह की समस्याएं ना हो जो मैंने झेली है। इसीलिए वो सोचते हैं कि कुछ चीज़ें मुझसे सीख ले, कि तुझे ये गलतियां ना दोहराना पड़े, नहीं तो तेरा समय खराब जाएगा। ठीक। अब दोस्तों, चलते हैं कोरोना के साय में कारोबार। जो आज का कंटेंट है यही है कि जिस तरह से कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, उसके बाद जो कारोबार हैं किस तरह से उसके साय में ढक चुके हैं। आखिर ये स्थितियां कब नॉर्मल होंगी कि नहीं, कि इससे भी ज़्यादा बदतर होती चली जाएंगी, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप लोग डिबेट करिएगा एक दूसरे से, तो वहाँ का विषय क्या होना चाहिए? विषय ये होना चाहिए कि जो आज का दौर है, जो कोरोना काल के नाम से जाना जा रहा है, ऐसे में कारोबार कैसे किया जाए और किस तरीके से किया जाए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आज सबसे बड़ा जो सवाल है यही है कि इस कोरोना जैसी पैंडेमिक जो है, ऐसे में कैसे जो है रोज़गार स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा विषय है। चलते हैं। लिखा है दोस्तों, कोरोना के कहर से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का 1 माह पूरा होने के साथ ही केंद्र सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में गत दिवस शॉपिंग मॉल्स, बाजार, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर अन्य दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके पहले संक्रमण मुक्त इलाकों में सीमित कारोबारी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। इन फैसलों पर सियासी नुक्ताचीनी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह आपदा इतनी बड़ी है कि कोई भी उसकी विकरालता का अनुमान नहीं लगा सकता। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यदि जो लोग उपेक्षा कर रहे हैं कि लॉकडाउन होने से तमाम तरह की स्थितियां असामान्य हो जाएंगी, जैसे कारोबार ठप हो जाएगा, रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ब्ला 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 तमाम तरह की चीज़ों के बारे में गिनाया जा रहा है, पर एक चीज़ कंफर्म करिए आप लोग, यदि आपका जीवन रहेगा ना, तो ये सारी चीज़ें, ये व्यवस्थाएं रहेंगी। मैं मानता हूँ दिक्कतें सबको हो रही, आप ही नहीं है, पूरी पृथ्वी पे जितने लोग बसिंदे हैं, मानव जाति जो है पूरी संकट में है, सबको समस्या है वो हो रही है। यदि किसी एक देश की बात होती तो दोस्तों बात अलग होती, पर पूरी पृथ्वी पर जितने भी मानव जाति हैं सबके सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। तो ऐसे में
याद रखिएगा, यदि आप सामंजस्य बना के चलते हैं, सरकार के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा जो मानक तय किए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, तमाम तरह के गाइडलाइंस निकाले गए हैं, यदि आप उसका अनुसरण करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो आप जो मानव जाति है वो जिंदा रहेगी। अन्यथा उसकी स्थिति इतनी विकराल हो जाएगी ना कि चंद चंद कुछ चीज़ों के लालच में दोस्तों पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप थोड़ा सा चीज़ों को रियलाइज़ करें, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं, जागरूक करें कि आज के हिसाब से इस महामारी के दौर में हमें क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे विकट समय उचित नहीं है कि हालात के हिसाब से फैसले लिए जाएं और उनमें ज़रूरी फेरबदल किए जाएं। विपक्षी दल इन फैसलों को लेकर अनावश्यक राजनीति करने से बचे तो बेहतर, क्योंकि वे सहयोग करने के नाम पर कुल मिलाकर भ्रम ही फैला रहे हैं। उन्हें इसका एहसास होना चाहिए कि भारत में अन्य देशों के मुकाबले कोरोना का प्रकोप कहीं कम है और ऐसा लॉकडाउन पर सही तरह से अमल के कारण ही संभव हो पाया है। तमाम तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उन्होंने कहा है यदि भारत जैसा देश बहुत जल्दी ही ये जो डिसीज़न इसने लिया है, यदि इस डिसीज़न में अगर ये देर करता तो यहाँ पे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या इतना होता कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भारत जैसे देश में, जहाँ पर पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे यहाँ पे पॉपुलेशन है और तमाम तरह की क्रीड, रिलीजन, कास्ट, रेस होने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे यूनिटी कितनी बेहतर है। तो ये चीज़ें सब लोगों को फॉलो करना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। पर हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे तबलीगी जमात से जुड़े हुए सदस्य हों, चाहे किसी भी अन्य संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं तबलीगी जमात के लोगों को बोल रहा हूँ, आप कनिका कपूर को ले लीजिए, जो बड़े बड़े एक्टर हैं, एंटरप्रेनर है, सेलिब्रिटी हैं। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का एक किस तरह से बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे गया था। तो ऐसे तमाम लोगों को, जो लोग सरकार के गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, उसे ताक पर रख के घूमने जा रहे हैं अपने खुद के व्यक्तिगत हित के लिए, अरे कम से कम इस जो तुम लोग कर रहे हो अश्लीलपन, अब तो कम से कम बंद कर दो। कभी आप बैठ कर सोचिएगा इस चीज़ को, आपको महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा, अगर यदि आप धन का बहुत ज़्यादा संचय कर लें, उसके बाद आप क्या करेंगे। यदि दोस्तों आप दान दक्षिणा करते हैं तो वो ऐसे ही संसार में आपका नाम फैल जाएगा। पर यदि आप धन का संचय व्यक्तिगत हित के लिए रख रहे हैं ना, तो उसके बाद इंसान जानते क्या करता है, इंसान मात्र अय्यासियाँ ही करता है। ठीक है, ये हकीकत है। कुछ हो सकता है एक्सेप्शनल हो, मैं गलत हूँ, पर आप महसूस करिएगा दोस्तों, ज़्यादा धन अगर आप कभी कभार व्यक्तिगत जब सोचते हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ घर रहेगा, वो मैं करूँगा, ये करूँगा, वहाँ घूमूंगा, ये कोई मतलब नहीं। अगर यही सब करना है ना, तो धन का संचय मत करो, साइकिल उठाओ या पैदल निकल जाओ, घुमक्कड़ी ज़िंदगी, पूरी दुनिया घूमोगे। रही ये बात, चलते हैं आगे। डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सफाई कर्मी की दुर्भाग्य से उन्हें हमलों और अभद्रता का शिकार होना पड़ा। उन्हें इस सब से बचाने के लिए ही महामारी अधिनियम में संशोधन के बाद राज्यों को यह देखना होगा कि वैसी घटनाएं न होने पाए जैसे इंदौर, मुरादाबाद के साथ अन्य कई शहरों में हुई। जो लोग हमारे लिए दिन रात एक करके हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं, ज़िंदगियां हमारी बचा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे पुलिस हों, चाहे सफाई कर्मी हों। ठीक है, इस बीमारी से बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, बैठे हैं, खा पी रहे हैं, बच्चों मम्मियों के साथ, पत्नियों के साथ टीवी देख रहे हैं। पर दोस्तों, इन लोगों को किस प्रकार से अपमानित और उपेक्षित होना पड़ रहा है समाज के कुछ लोगों के द्वारा, जो नहीं होना चाहिए। आखिर हम किस भारत की कल्पना कर रहे हैं, किस विचारधारा के सहारे हम एक नए भारत का सृजन करेंगे, क्या यही है हमारा उद्देश्य। तो दोस्तों, आज ज़रूरत है उन लोगों का भी पहचान करना, ऐसे संगठनों की विचारधारा, मानसिकता को जानना, जो इस दुविधा भरी घड़ी में कितनी नेगेटिविटी आइडियोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि देश में कोरोना के मरीज़ अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या दुगना होने की रफ्तार में कमी आई है और संक्रमण से मुक्त होने वाले जिलों की संख्या भी बढ़ गई है। लेकिन इसी के साथ प्रशासनिक राजधानी दिल्ली और वित्तीय राजधानी मुंबई के साथ साथ कई बड़े शहरों में संक्रमण नियंत्रित होता नहीं दिखता। इसके चलते यह संदेह हो रहा है कि इन शहरों में कहीं लॉकडाउन बढ़ना
बढ़ाना न पड़े। यह आशा की जानी चाहिए कि दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों में जल्द ही कोरोना का संक्रमण थमता हुआ दिखेगा। इसके लिए हर संभव प्रयास भी किए जाने चाहिए, क्योंकि बड़े शहर विकास के वाहक होते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, एक चीज़ है, देखिए, जो सरकार की मंशा, कुछ लोग इस बात को लेकर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट का कि ये बोला था 21 दिन, फिर 19 दिन बढ़ा दिया, फिर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, बातें हो रही, चर्चाएं हो रही कि आगे और बढ़ेगा। तो दोस्तों, चर्चा का विषय ये नहीं होना चाहिए। चर्चा का विषय यह होना चाहिए कि सरकार इसे क्यों बढ़ा रही है और हमारे लिए बेहतर क्या है। ठीक है, ये नहीं है कि हम जाके हिंसा पे उतर आए हैं सरकार के प्रति, ये कि क्यों बढ़ा रहे हो। सरकार सरकार को भी तो उससे घाटा हो रहा है। उसके बाद जो उसके ऊपर आर्थिक स्थिति का दबाव होगा, उसकी सरकार भी गिर सकती है। अब तमाम तरह के विरोधियों द्वारा, प्रतिद्वंदियों द्वारा आवाज़, स्वर उठाए जा सकते हैं। तो वो कहीं न कहीं इस कदम को महत्वपूर्ण मान रही है, क्योंकि दोस्तों, हम ही नहीं है, पश्चिमी देशों की जो हम संज्ञा देते हैं उनके विकसित होने का, आज वहाँ पे देख लीजिए स्थिति कितनी संवेदनशील है। ठीक है, तो इस तरह की जो असंवेदनशीलता हमारे यहाँ न फैलाएं इस बात को लेकर। कोरोना वायरस ने दुनिया की चूल्हे हिला कर रख दी है। समृद्ध और ताकतवर देश उसके सामने असहाय से हैं। पूरे विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में है और आर्थिक गतिविधियां शुरू करना एक बड़ी चुनौती बन गया। कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 में सबसे अधिक अमेरिका और यूरोप के देश पीड़ित हैं। सबसे अधिक लोगों की मौत इन्हीं देशों में हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महामारी के प्रकोप को अमेरिका पर हमले की संज्ञा देते हुए चीन की घेराबंदी तेज कर दी है। कुछ अन्य देश भी कोरोना के कहर के लिए चीन को जिम्मेदार बता रहे हैं। चीन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के साथ ही यह प्रचारित कर रहा है कि उसके यहाँ स्थितियाँ अब सामान्य हो चुकी हैं और जिस वुहान शहर में कोरोना वायरस फैला वहाँ भी हालात नियंत्रित हैं, लेकिन उससे किसी दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति से आपका इस बात पर डिबेट होता है कि जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, जिसको SARS-CoV-02 कहते हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, तो आप बिना संदेह, बिना किसी देर के आप तुरंत जो है कि चाइना को उसमें पूरी तरह से बोलिएगा कि चाइना ही जिम्मेदार है। ये जो भी चीज़ें, जो स्थितियां हमारे विकराल संकट पूरी दुनिया के सामने वैश्विक स्तर पर आई हैं, इस पूरी तरह से चाइना ही जिम्मेदार है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो तमाम तरह के एविडेंस के बल पर बोल रही हैं कि जो भी समस्याएं हैं ये खुद बनाया है चाइना जैसे देश ने। अब उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, वो अलग बात है, पर ये चाइना ने बनाया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, भैया फिर कोई जो है कि स्टैंड क्यों नहीं कर रहा भैया। अगर कोई स्टैंड ले लिया ना, अमेरिका सब नहीं है, अमेरिका ब्रिटेन, तो वो तमाम तरह के जो मेडिकल से रिलेटेड जो इक्विपमेंट हैं, दवाइयाँ, वो पहुंचाएगा ही नहीं, वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जब खुद के घर में आग लगी होती है ना, तो उस समय सबसे बड़ी जो भलाई होती है कि दूसरों के सहयोग से, मदद से घर में आग को बुझाया जाए, न कि दूसरे से मारपीट किया जाए। चीन अपनी जिम्मेदारी से ये हो गया, इसलिए और भी नहीं क्योंकि वहाँ संक्रमण फिर से फैलने की खबरें आ रही हैं। चीन के इसी रवैये से कहाँ गया, इसी के रवैये के चलते यह पता लगाने की मांग तेज हो रही कि आखिर वुहान में कोरोना वायरस का प्रसार क्यों और कैसे हुआ। यह अन्य जीवों से मानव शरीर में आया अथवा किसी प्रयोगशाला से। इन सवालों का जवाब सामने आना ही चाहिए ताकि यह अंदेशा दूर हो कि कहीं यह वायरस किसी जैविक हमले का हिस्सा तो नहीं है। जैविक हमलों के लिए डर्टी बम तैयार करना एक हकीकत है। ट्रंप का बयान इसी ओर संकेत कर रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा है कि चीन ने ज़रूरी जानकर दुनिया से छिपाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का जो काम किया उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी वजह से दोस्तों, किस तरह से WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो वो फंड मुहैया कराता था, उसने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया। इससे क्या हो सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत करारा झटका लग सकता है, फंड से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चूँकि भारत अधिक आबादी वाला विकासशील देश है और यहाँ एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जो रोज़ खाने कमाने वाले हैं, इसलिए पश्चिमी देशों के मुकाबले उसे कहीं अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनसे तभी उभरा जा सकता है जब कारोबारी गतिविधियां फिर शुरू हो सकें। सरकार इसके उपाय कर रही है, लेकिन कारोबारी आशंकित हैं कि उन्हें कच्चा माल कैसे मिलेगा और उनके उत्पादों की मांग
कब और कैसे बढ़ेगी। सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका पालन करते हुए उद्योग व्यापार शुरू करना आसान नहीं। वैसे भी कारोबारियों को यह नहीं सूझ रहा है कि वे आधी क्षमता से अपने उद्यम कैसे चलाएं। उनके सामने और भी कई दुविधा हैं, इन्हें जल्द दूर किया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र ने इसे लेकर तो स्पष्टीकरण जारी कर दिया है कि किसी कारखाना परिसर में कोरोना संक्रमण पाए जाने पर उसके मालिक पर कार्रवाई तभी होगी जब उसकी लापरवाही पाई जाएगी। लेकिन आखिर यह कैसे तय होगा कि लापरवाही बरती गई अथवा अनजाने में भूल हुई। एक तो यह नहीं माना जाएगा कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने के बाद भी काम पर जाएगा, दूसरे इसकी अनदेखी भी नहीं किया जा सकता कि कोई लोगों में संक्रमण के लक्षण दिखते ही नहीं है। निसंदेह शारीरिक दूरी संक्रमण से बचाव का एक उपाय आवश्यक है, लेकिन सतर्कता बावजूद किसी से भी भूल हो सकती है। फिलहाल आसार कम है कि निजी क्षेत्र के बंद कारखाने फिर से चल सकेंगे। उन्हें फिर से चलाने के लिए कामगार चाहिए और वे या तो अपने गांव चले गए हैं या फिर बीच रास्ते में ठहरे हुए हैं। जब कारोबारी गतिविधियां शुरू करने की तैयारी हो रही तब केंद्र और राज्यों को इस पर फैसला करना होगा कि कामगारों को उनके गांव जाने की व्यवस्था की जाए या फिर उन्हें कार्यस्थलों में पहुंचाने की। केंद्र सरकार को इससे भी अवगत होना चाहिए कि कारोबारी अपने लिए उसी तरह के किसी पैकेज की प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे गरीब किसानों को दिया गया है। जब सरकार यह अपेक्षा कर रही है न तो किसी का वेतन कटे और न ही नौकरी जाए, तब फिर उसे भी यह देखना होना चाहिए कि कारोबारी इसके लिए सक्षम भी तो बने। तमाम कारोबारी इस स्थिति में यही नहीं कि बंद पड़े अपने कारोबार के बाद भी कामगारों को वेतन दे सकें। स्पष्ट है कि सरकार को ऐसे कारोबारियों को राहत देने के कुछ वैसे ही कदम उठाने होंगे जैसे कई अन्य देशों को और खासकर यूरोपीय देश और अमेरिका ने उठाए हैं। देशभक्ति का एहसास जगाने की ज़रूरत। चीन से निकले कोरोना वायरस ने संपूर्ण विश्व में तबाही मचा रखी है। इससे भारत भी नहीं बच पाया है। डॉक्टर, स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मियों, पुलिस के साथ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अथवा अन्य सभी घरों बंद हैं। पहले एक विषय आप देख लीजिए, देशभक्ति का एहसास जगाने की ज़रूरत। आपको पता है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब अंग्रेज़, ठीक है, 20 करोड़ भारतीयों के ऊपर मात्र कह सकते हैं आप 1 लाख अंग्रेज रहे होंगे, ठीक। और 1 लाख अंग्रेज किस तरह से इतनी क्रूरता और बर्बरता के साथ दोहन शोषण हमारे भारतीयों के साथ करते थे, जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रीयता नहीं थी, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना नहीं थी, एक दूसरे के प्रति एकता की भावना नहीं थी। इसीलिए वो कई सौ साल तक गुलाम रहे। पहले मुग़लों के गुलाम हुए, फिर अंग्रेज़ों के गुलाम हुए। तो इस तरह की स्थितियाँ तब उत्पन्न होती हैं। देखिए, छोटी भी समस्या है और आपके परिवार में किसी का अगर एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं है ना, तो छोटी छोटी समस्याओं से भी आप हार जाएंगे। यदि आपके सामने चट्टान भी आकर खड़ी हो जाए ना, परिवार के छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा सदस्य के बीच में अगर सहयोग है ना, तो चीर डालेंगे उस पहाड़ को। तो ये सहयोग की भावना बहुत ज़रूरी है। एक स्त्री होती है, एक लड़के से तभी प्यार करती है और उसके लिए जीने मरने के लिए, मैं सच बताऊं तो मैं इतना बिलीव करता हूं, इन सब चीज़ों पर ट्रस्ट करता हूं। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक लड़की को ये पता चल जाए, लड़की हो या लड़का, कि सामने वाला मुझसे प्यार करता है, ठीक है, रियल मुझसे लव करता है ना, तो लड़की पूरे समाज से, देश से, माँ बाप की तो बात छोड़ यार, देश से लड़ सकती है। और लड़का भी वही कर सकता है। मात्र उसे एक चीज़ पता हो जाए कि ये लड़की मेरे बिना नहीं जी सकती। ये जानते क्यों है? ये एक भावना ही है। इसी तरह की भावना जब अपने देश के प्रति आप रखेंगे कि जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, मुझे मेरे देश की रक्षा करनी है, तो जैसे ये लोग इस तरह की भावना को डेवलप करते हैं, भरोसा करते हैं एक दूसरे के लिए, वैसे आपको डेवलप करना पड़ेगा, ज़रूरत है। यदि आप इस तरह की भावना डेवलप नहीं कर पाएंगे, राष्ट्रीयता की भाव अपने दिल के अंदर नहीं जला पाएंगे, एक दूसरे के सहयोग के प्रति आप सचेत नहीं होंगे, तो हमारा देश इस युद्ध से हार जाएगा। तो इस तरह की स्थितियाँ न बनाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से कुछ लोग हाथ काट दे रहे हैं पुलिस वालों का, कुछ लोग लाठियों से मार रहे हैं, कुछ लोग, मतलब क्या बताएं, आप देख सकते हैं तमाम तरह की न्यूज़पेपर में चीज़ें छप रही हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, महसूस करिए कि ऐसे लोगों के साथ आप बातचीत भी न करें, सहयोग न करें। ऐसे व्यक्ति की जो मानसिकता है कि देश को अस्थिर कर दिया जाए, देश को खतरे में डाल दिया जाए, ऐसे लोगों से क्या क्या बात करनी। ये देखिए,
तमाम लोगों ने ऐसा नीला आकाश बचपन में देखा था या फिर गांव में। आज के माहौल में यह बात दोहराना महत्वपूर्ण है कि हम एक पंथनिरपेक्ष देश हैं और हमारे नेताओं ने हमें यही सीख दी कि किसी से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी राष्ट्र का प्रगति के लिए यह अति आवश्यक है कि उसके लोगों में एकजुटता बनी रहे और वे देश से प्यार करें। ये देखिए इनकी थोड़ी सी इसमें कहानी भी आ गई है, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं इसमें। इधर डॉक्टरों, स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मियों पर हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं, वही देखिए है, ठीक है। और कुछ लोग आज कोरोना वायरस से लड़ने की ज़रूरत है तो वहाँ पे जाति और धर्म को इंक्लूड कर दे रहे हैं। तो ये जब तक आपके अंदर ये क्षेत्रीय भावनाएं रहेंगी, जाति धर्म फलाना ठिकाना ना, तो इससे पता चलता है आपकी मानसिकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। इस लेख से संबंधित किसी प्रकार का ओपिनियन देना हो, कोई त्रुटि हो, ज़रूर अपना सुझाव दें। जय हिंद।